मुझे जिनसे मेरा इंट्रैक्शन इस पूरे में ज्यादा रहा है वो है सिंपल गर्ग जो है वो एडवोकेट है और सीनियर एसोसिएट है इन दी आईपी केयर, राइट। सेकंड हमको ज्वाइन करेंगे अनिल कुमार साहब जो कि खुद एडवोकेट है और मैनेजिंग डायरेक्टर है इस ऑल आईपी केयर का। प्राइमरीली ये जो आईपी केयर की वर्कशॉप है ये सिर्फ इसलिए रखी गई है कि आईपीआर से रिलेटेड हमारे अपने इश्यूज रहते हैं। There are certain things जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आती है, कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आती है। ट्रेडमार्क की कार्रवाई कई बार जो हम लोग रहते हैं इस पे मेरे को करेक्ट करिएगा जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं, जो मैं इश्यूज रेज कर रही हूँ उसके अलावा कोई भी इश्यू अगर आपको और लगता है तो हम उसको यहाँ से फ्लोर के ऊपर रख देंगे ताकि उन इश्यूज को हम इसमें एड्रेस कर सके जितनी ये 2-3 घंटे की हमारी वर्कशॉप है। जनरली मेरा जब तक तजुर्बा रहा है आईपी केसेस में, प्राइमरीली ट्रेडमार्क से ज्यादा कॉपीराइट के इश्यूज जो हैं वो हम लोगों ने ज्यादा फेस किए हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क पे जनरली सीनियर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी है लॉ में एज कंपेयर टू द कॉपीराइट, राइट। एंड उसमें भी कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल वाला जो इशू है वो एक काफी बड़ी जो है वो दिक्कत के लिए रहता है कि वेयर इट वुड गो, राइट। सेकेंड इशू ये आता है कि कॉपीराइट के अंदर कहीं पे भी टेस्टिंग नहीं होती उस चीज की। वो पर्सन हमें अप्रोच करता है कि इस कंपनी का जो हूँ मैं यहाँ पर जैसे कहते हैं ऑथराइज्ड पर्सनल हूँ और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर मेरी कंपनी का फेक सामान मिल रहा है। पर्टिकुलरली वो कई बार कॉस्मेटिक से रिलेटेड होता है, कई बार जो है वो बाकी जितनी भी चीज होती है, कॉस्मेटिक हो गई, वॉचेस हो गई, जो अजमेर के जो जनरल रही है मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ, वॉच वगैरह जो है और इससे रिलेटेड कभी कभी फोन वगैरह का जो कि बहुत कम रहता है, लेकिन वॉच और जो हम आपको कह रहे हैं कि बाकी चीजों में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा इशू आता है कि वो लैक्मी का प्रोडक्ट कह देगा कि ये ओरिजिनल नहीं है। एंड देन हम लोगों का जनरल जो मोडस ऑपरेंडी रहता है कि हम एक जगह को यहाँ से रवाना करते हैं विद टाइप ऑफ करेंसी जिसको हम रोजनाम से रवाना कर देते हैं कि इस पैसे के साथ इस आदमी को रवाना किया गया, और जब वो खरीद के सामान को आ जाता है विद अ बिल तो फिर हम उस नोट को रिकवर करके देन वी फ्रेम आवर चार्जशीट। बट उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कोर्ट के अंदर उसको लेके जाते हैं तो एट टाइम्स एटीपी डिनाई कर देते हैं कि ये लीगली वायबल नहीं रहेगा। एट टाइम मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनके भी इश्यूज रहते हैं कि वो उस चार्जशीट को लेने के लिए मना कर देता है। वहां पर हमारे लिए बहुत बड़ी बॉटल लाइन हो जाती है क्योंकि केस हम बना चुके तो वी हैव टू एनी हाउ प्रेजेंट अ चार्जशीट, और फिर चार्ज फ्रेम कराना और बाकी सारी दिक्कतें जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। तो एक तरीके से वो थाने की गले की घंटी बन जाता है वो केस कि आप इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि केस बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। द पुलिस स्टेशन से प्राइमरीली हमारे पास केसेस ही आएंगे, हम एफआईआर ही रजिस्टर करेंगे जो कि हमारा प्राइम ड्यूटी है करने के लिए। बट कॉपीराइट और इन इश्यूज में हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हम आगे भी बढ़ जाए तो हमें बात की वो दिक्कत इतनी एविडेंटली दिखने लग जाती है कि एट टाइम्स वी फील लाइक कि हाउ इट वुड बी डिफरेंट। जो मेरा सिंगल और इन लोगों के साथ में बातचीत रही उसमें हमने थोड़ी सी एक अलग मोडस ऑपरेंडी देखी और इसीलिए बात करना ये चाहा कि उस मोडस ऑपरेंडी को किस तरीके से लागू किया जा सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास से जुडिशरी एक ऑर्डर था, जुडिशरी ऑर्डर के अंदर ऑलरेडी मजिस्ट्रेट्स जो थे वो अपॉइंटेड थे, हमें कुछ नहीं करना था, हमें फैसिलिटेट करना था उस टीम को कि वो वहां पर से जो प्रोडक्ट्स आ रही है उसको लेके जा सके, और हमने उसकी रपट डाली एंड दैट्स हाउ वी प्रूव्ड इट। तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एंड अ लीगल प्रोसीजर, क्योंकि उसकी चेकिंग वगैरह सब कुछ वाया कोर्ट आपके थ्रू कराई जा रही थी। तो अगर उसमें बाद में मेरे थाने पे केस भी आता है तो आई गेस लीगली हम उसको ज्यादा अच्छे से प्रूव कर सकेंगे। तो मेरा पुलिस के बिहाफ से आप लोगों से सबमिशन यही रहेगा कि व्हाइल डीलिंग विद द आईपीआर आप हम लोगों को एक ओवरव्यू दे कि अगर कॉपीराइट है का कोई मुकदमा आता है तो हाउ वी हैव टू गो अबाउट सो दैट इट इज लीगली मोर स्ट्रॉन्ग। जो हमें चार्जशीट प्रेजेंट करने में और जो बाकी चीजों में हमें दिक्कत आती है वो हम फेस ना करें। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो आईपीआर में दोनों हैं, हाउ वी हैव टू गो अबाउट एंड व्हाट इज अ बिगर प्लेथोरा फॉर द ट्रेडमार्क। के अलावा आईपीआर से रिलेटेड इशू है तो पहले हम अपने इश्यूज की बात करेंगे एंड देन वी वुड गो वन बाय वन विद देम कि हम लोगों को उससे रिलेटेड चेकलिस्ट या उससे रिलेटेड लर्निंग दे। एनीबॉडी आप में से जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहे, एनी एसएचओ जिसको कि इसके अलावा जो मैंने इश्यूज बोले उसके अलावा कोई इशू फेस किया हो, किसी का है कोई इशू या सारे मैंने कवर कर दिए? हाँ
कवर हो गए। इसके अलावा कोई इशू? देखो बाद में फिर जब कॉपीराइट का करने के लिए कहूंगी तो फिर मत कहना कि मैम ये इशू आता है। इसके अलावा कोई इशू? चलिए, तो सिंपल ओवर टू यू। आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा बाइलिंगुअल और इंटरैक्टिव रह ले तो ज्यादा इजी रहेगा सबके लिए। Thank you so much for extending warm welcome, ma'am. मैम as you said कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें बताइए कि कॉपीराइट के इशू जो आते हैं वो हमें कैसे डील करने हैं। तो मैम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक द रोल्स एंड द रिस्पांसिबिलिटीज व्हाइल डीलिंग विद द आईपीआर केसेस, सो दिस इज आवर ओनली मोटिव would be seated very easily यार, आराम से बैठ के सबके साथ इंटरैक्ट करते हुए जाओ, देखो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, So ma'am, this is our only motive that कि जब आईपीआर केसेस आते हैं while the trademark or the copyright, we will try कि आपको कैसे डील करना है, what are your directions, what are your roles and the responsibilities for the cases, for these cases। उससे रिलेटेड जो आपकी गाइडलाइंस हैं फ्रॉम डिफरेंट कोड्स, अगर वो भी आप हमें कोड करने के लिए दे देंगे तो वो शायद हमारे लिए बेहतर Yes ma'am, we have everything with us ma'am। चलिए, ओवर टू यू एंड द फोरम इज फॉर यू ओपन। Good morning to all. I'll just give up my introduction about this. I am Shingal Garg, advocate and a senior associate of All IP Care. I have distinct pleasure to welcome you all here on behalf of the All IP Care. Yeah, thank you, ma'am, and thanks all of the officers who are present here, and also thanks to three companies representatives so that stakeholders are also here. So एक बड़ी अच्छी बात होगी कि स्टेक होल्डर भी समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, पुलिस तो एक्शन नहीं लेती है डुप्लीकेसी से। स्टेक होल्डर भी समझना पुलिस के पास बहुत काम होता है। थैंक यू सर, आपने कम से कम माना तो सही कि हमारे पास बहुत काम होता है। मुझे 20 साल हो गए हैं जी इस फील्ड में, पुलिस के पास खाली ये काम नहीं, इससे बहुत काम होते हैं। देखो हमारे आईए जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, रात को कॉमर्स होते हैं, क्योंकि ये नहीं खाली हमारा ये बैठे हैं, बड़ी दिक्कत आती है इसमें। कहना आसान होता है, फाइल कोर्ट में जाकर टू कोर्ट में केस कॉपीराइट में आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर फाइल को लेकर घूमता रहता है, उसको एविडेंस के लिए कंप्लेंट नहीं मिलता, वो कंप्लेंट क्या करके चेंज करके कहीं वो चला जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम पुलिस के लिए। तो इसीलिए हमने सिविल का जो है आईपीआर का ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि पुलिस के ऊपर बोधरेशन नहीं है उस चीज की। हम आए मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी आपका जो प्रोसीजर है वो सिविल प्लस क्रिमिनल है ना, और मुझे वो थोड़ा सा बेटर लगा, तभी हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट टू हैव अ वर्ड लाइक दैट। ठीक है, ओके आनंद जी। इन आईपीआर वी हैव टू रेमेडीज, सिविल और क्रिमिनल दोनों हैं। तो कहीं पे भी यदि सिविल की बात आती है, कहीं पे भी क्रिमिनल की बात आती है, उन दोनों में पुलिस ऑफिसर्स का बहुत बड़ा रोल है। और इसी वजह से हम यहाँ पे आए सो कि हम समझें कि सिविल में हम किस हद तक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और क्रिमिनल में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑलरेडी मैम ऑलरेडी वेल स्पोकन है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रूविंग आवर केस, अल्टीमेटली कोर्ट में एम्ब्रेसिंग हो जाता है कि क्या केस लेके आए हो। तो उस सिचुएशन को स्टेप बाय समझने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिविल केसेस में जो रेमेडी है जनरली वो लोकल कमिश्नर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें स्टे मिलता है, डैमेजेज मिलता है, गुड्स सारे लोकल कमिश्नर सीज करते हैं। क्रिमिनल में सारी ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की होती है, सीजर सर्च सारे पुलिस ऑफिसर्स करते हैं एज पर डेजिग्नेशन। अल्टीमेटली फाइन होता है या सजा होती है। ठीक है, ये दो रेमेडीज हैं, दोनों में डिफरेंट रेट्स होते हैं। अल्टीमेटली सिविल में थोड़ा सा हमें ज्यादा रिलीफ मिलती है, डैमेज भी मिलता है, स्टे भी होता है, इसको डिग्री कहते हैं इन टर्म्स ऑफ परमानेंटली ही स्टॉप्ड फॉर सेलिंग द गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग। बट इन क्रिमिनल मैटर यदि वो सजा मिल गया तो भी वहाँ स्टे नहीं है, इट कैन डू अगेन, और करता भी है, उसको हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं। तो सिविल इज बेटर देन, यहाँ पे भी इसलिए जरूरी है वो परमानेंटली स्टॉप कर दिया मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग, जो कि बहुत कंपनी स्टेट प्रोडक्ट बड़ी जरूरी है। यदि एक कोई मैन्युफैक्चरर करोड़ों का डुप्लीकेसी माल बना के बेच रहा है और आपने कॉपीराइट एक्ट के तहत उनको अरेस्ट करके बेल मिल जाने के बाद सजा हुई ना हुई, फिर भी वो बेच सकता है, बना सकता है, वहां पे कोई स्टे ऑर्डर नहीं है अनलेस अनटिल और दोबारा कोई एफआईआर ना करता हो और हैबिचुअल ऑफेंडर के डेफिनेशन में नहीं आता हो। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट दोनों में? ये वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीआर,
यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे ट्रेडमार्क कॉपीराइट ट्रेडमार्क की बात करेंगे, क्योंकि एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैम ने डिजाइन और पेटेंट समझा दिया है, लेकिन क्रिमिनल एक्शन डिजाइन और पेटेंट में नहीं है। यदि कोई आप लोगों के पास पेटेंट से क्रिमिनल केस फाइल करता है तो वो मेंटेनेबल एरिया ट्रेडमार्क एक्ट सॉरी पेटेंट एक्ट में और डिजाइन एक्ट में, तो दो जो एक्ट है उसमें क्रिमिनल प्रोविजन नहीं है। ये आप लोग बिल्कुल मतलब जैसे कभी कई बार आ जाता है कि मैं होटल से मैं डिजाइन रजिस्टर्ड है और आप इस पे एक्शन लीजिए, आप बोलेगा बता दीजिए कौन से प्रोविजन में, कहीं पे भी डिजाइन एक्ट में क्रिमिनल प्रोविजन नहीं है, पेटेंट में नहीं है। तो आप इन दोनों लोगों पे है, आपका कहना है? ऐसा है, मैं एक आधे घंटे का क्वेश्चन आप रखा हूँ, तो क्या हुआ कि रिदम मेरा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, आप आधे घंटे में नोट कर लीजिए और सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, ठीक है? और वो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा यदि मेरा मतलब स्लाइड है, ठीक है? तो अभी हमें जो क्रिमिनल एक्शन देखना है तो ट्रेडमार्क कॉपीराइट और जीआई में देखना है, पेटेंट और डिजाइन में नहीं देखना है। अब ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की बात करते हैं तो जो रेमेडी है वहां पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये जजमेंट के थ्रू और एक्ट के थ्रू मेंशन है कि आप यदि इंफ्रिंजमेंट का रेमेडी लाना चाहते हैं ट्रेडमार्क के लिए तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यदि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, यदि किसी ने रजिस्टर नहीं करा रखा है और काफी लंबे समय से यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पासिंग ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर यूजर एंड लॉन्ग यूजर। तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज नॉट मैंडेटरी, इट इज आल्सो वेल सेटल्ड। कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो, इंफ्रिंजमेंट ही कहलाता है। दैट मींस यदि आपने कोई किताब लिख दी, कॉपीराइट नहीं कराया और आपने किताब को पब्लिश करा दिया, 10 साल 5 साल के बाद उसकी कोई कॉपी कर रहा है, तब आप यदि कॉपीराइट एक्ट के तहत एक्शन लेते हैं तो इंटाइटल्ड है। यहाँ पे कोई एम्बार्गो नहीं है कि आप ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन के कॉपीराइट में एक्शन ले रहे हैं। इट इज आल्सो वेरी वेरी रेलेवेंट। ग्लैक्सोस्मिथ का जजमेंट है 1985 वो बड़ा क्लियर करता है कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन इज रेलेवेंट इन केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट। अब सिविल रेमेडीज में देखते हैं कि क्या क्या स्टेक होल्डर्स के लिए कोर्ट में हम प्ली लेते हैं। क्योंकि सिविल केस होता है, अब 2018 के बाद कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट इंट्रोड्यूस हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की है और अक्रॉस द कंट्री इंप्लीमेंटेशन हो रही है। आई सपोज राजस्थान में भी ऑलरेडी इनेक्टमेंट हो चुकी होगी। कॉमर्शियल कोर्ट का पर्पस ये है कि उनको कोर्ट के सामने सारी एविडेंस पहले देखती है। क्रिमिनल में पहले रेड होती है, एविडेंस बाद में होती है। आपको पहले सारे एविडेंस दिखानी पड़ेगी। आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर हो या पासिंग ऑफ में हो, आपका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट है, कोई असाइनमेंट हुआ है, आपका जो ऑथराइज्ड पर्सन है और दुल्ली एज पर लॉ ऑथराइज है या नहीं है, ओरिजिनल प्रोडक्ट और डुप्लीकेट प्रोडक्ट का क्या डिस्टिंग्विश है, वो सारी चीजें आपको पहले ही कोर्ट में एविडेंस प्रूव करना पड़ता है। ऑन दैट बेसिस कोर्ट आर्गुमेंट सुनने के बाद प्रामा फेसाई व्यू निकालती है कि इनका केस बनता है इंजंक्शन का भी, कमीशन का भी। तो इसीलिए हमें कोर्ट में जब केस फाइल करते हैं तो सारे एविडेंस पहले देते हैं। इंटायर इतनी मोट कम से कम कोई भी केस 200, 250, 300 पेज से कम का नहीं होता है, इंक्लूडिंग एवरी एविडेंसेस। तो उन एविडेंस को देखने के बाद कोर्ट एजुडिकेट कर देती है प्राइमा फेसाई। वहां पे एडवोकेट, वहां पे अपोजिट पार्टी, वहां पे पुलिस ऑफिसर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और ना होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी एक चीज डिसाइड कर दिया है कि केस प्राइमा फेसाई है। यदि अपोजिट पार्टी को कोई दिक्कत होती है हायर कोर्ट जाती है, यदि उससे वादी को कोई दिक्कत होती है, प्लेटिव के कोई दिक्कत होती है, वो अपील में जाती है। लेकिन जब कोर्ट एजुकेट कर देती है तो वी शुड ओबे द कोर्ट ऑर्डर्स एट एनी कॉस्ट, लिटिगेशन और एडवोकेट और पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे जो है
क्या क्या रिलीफ लेते हैं उसके बारे में, इंफ्रिंजमेंट, पासिंग ऑफ यानी कि स्टे यानी कि इंजंक्शन जिसको कहते हैं कि उसके परमानेंट या टेम्पररी रोक दिया जाए बनाने बेचने से इमीडिएटली, वो हम ऑर्डर कोर्ट दे देती है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द इंफ्रिंजिंग गुड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब कॉपीराइट के एक्शन पे सीज करते हो तो आप मालखाने में रखते हो प्रोडक्ट जो 7, 2 साल 3 साल बाद खराब भी हो जाता है, उसकी कोई लुक आफ्टर नहीं करता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कमिश्नर जो यूज करता है वो सुपरडाइनामा वर्ड यूज करता है, यानी कि प्लेटिव को या डिफेंडेंट को, दैट मींस दोनों पक्ष में से किसी को वो हैंडओवर कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन, रखने के लिए, और कोर्ट उसको बुलाती है इंस्पेक्शन के लिए कि कितना माल सीज हुआ है, क्या क्या माल मिला है। और यदि कोई पेरिसेबल आइटम है, मान के चलिए दूध सीज कर दिया या कोई खाने पीने का चीज है, तो वहां पे कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगती है कि उसको आप सेल करो, लेबल हटा के, डब्बा हटा के, जो प्रॉफिट जो पैसे आते हैं कोर्ट में डिपॉजिट करो। मतलब कोर्ट ऐसा नहीं है कि सीज करके खराब होने दिया, ऐसा नहीं है। उसका एक पेरिसेबल आइटम्स, खाने पीने का चीज हो या फिर कुछ ऐसी चीजें, मेडिसिन हो जो बिना फ्रिज में प्रिजर्व नहीं रख सकते हैं, उस सिचुएशन में आपको कोर्ट के पास राइट है कि आप एप्लीकेशन लगाएं कि इसको सेल किया जाए और जो पैसे आ रहे हैं इन बिटवीन उसको कोर्ट में एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करें। और डैमेजेज और जो नेक्स्ट चीज है वो कोर्ट लास्ट में देती है प्लेंटिफ को, यदि वो सक्सीड करता है फाइनली तो उसे 10 करोड़ तक का जुर्माना लगती है। ये बड़ा मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि हमने 1 करोड़ का डैमेज मांगा है और 10 करोड़ कोर्ट पास करती है। पुनिटिव डैमेज देने का कोर्ट के पास पावर है। और कमर्शियल कोर्ट में जब 2018 से एक्ट आया है और जब से दिल्ली हाई कोर्ट ने, देखिए जो प्राइम लिटिगेशन हब है वो दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद कलकत्ता और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट दिल्ली का, बॉम्बे का, ऐसे चलता है। दूसरे शहरों में भी कमर्शियल कोर्ट प्रभावी हुई है। मैं 2-3 दूसरे स्टेट में भी आर्ग्यू करने गया था, वहां समझाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है। कोर्ट कहती है कि मुझे जजमेंट के बारे में पता नहीं है, हम दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग नहीं है, वो एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देते हैं, तो इस तरह की बातें होती है। तो ये जो हम मेन रिलीफ लेते हैं सिविल में, ये हमारी मेन रिलीफ होती है। नेक्स्ट प्लीज। स्टे हो गया, एंटन पिलर ऑर्डर्स, जॉन्डो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स फॉर डिलीवरी ऑफ सरेंडर ऑफ सीज एंड डिस्ट्रॉय एंड अवार्ड ऑफ कॉस्ट एंड डैमेजेस, ट्रेसिंग ऑर्डर्स। अब मैं ये रिलीफ सिविल में होते हैं। इसमें 2-3 वर्ड थोड़ा सा आप लोगों के लिए अननोन लग रहा होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, जैसे एंटन पिलर ऑर्डर्स क्या होता है या जॉन्डो ऑर्डर्स क्या होता है। और ये चीजें थोड़ा सा मतलब अच्छी से समझना जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे ऑर्डर लेके आते हैं ताकि आप जॉन्डो समझ में नहीं आया और आप ऐसे रिफ्यूज करते हैं कोर्ट ऑर्डर्स को। नेक्स्ट स्लाइड। इंजंक्शन स्टे सभी को मालूम है कि कोर्ट ही स्टे देती है, पुलिस केस में या क्रिमिनल केस में कभी स्टे नहीं मिलती है। तो यदि कोई स्टेक होल्डर को यदि परमानेंटली रोकना है मैन्युफैक्चरर को या डीलर को, तो उनको सिविल में जाना ही पड़ेगा स्टे के लिए, अदरवाइज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रोकने के लिए। तो एडवाइजेबल ये होता है कि क्योंकि ब्रांड डाइल्यूट हो रहा है, ब्रांड इंक्रीज हो रहा है, ब्रांड पासिंग ऑफ हो रहा है, और उससे लोगों का इंटरेस्ट जो देखा जाता है कि जैसे खाने पीने की चीजें हैं, वो एफएसएसआई, ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट और कोई भी चीज नॉन फॉलो नहीं करते हैं, तो उससे बहुत चीजें फूड पॉइजनिंग, मान चलो मिल्क है, मिल्क को डुप्लीकेट बना रहा है, कैसे बना रहा है वी डोंट नो। तो उस समय जो चीजें नुकसान होती है वो कंपनी के ऊपर बात आ जाती है। आए दिन न्यूज में आप जो देखे होंगे कि अमूल का नकली दूध पकड़ा गया, 10 बच्चे बीमार पड़ गए। अमूल का रेपुटेशन डाइल्यूट हुआ, जो कर रहा है उसका नाम कहीं नहीं आ रहा है। अमूल का डुप्लीकेट पीने से बच्चे बीमार पड़ गए। तो ब्रांड जो डाइल्यूशन होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। और इसे एक और चीज सिविल में जो है वो क्या है कि कोर्ट शुरू में डैमेज नहीं देती है, तो उसके लिए कोर्ट क्या करती है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उसको सेल डिस्पोजल करने से रोक देती है फॉर पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ द डैमेजेस। ये भी बड़ा एक यूनिक ऑर्डर है कि आप ट्रेडमार्क केस में किसी को प्रॉपर्टी दुकान को बेचने से रोक रहे हैं फिलहाल कि आपका डैमेज कैसे रिकवर करें। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन ट्रेडमार्क एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। जॉन्डो ऑर्डर।
जॉन डो ऑर्डर क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल वे में समझाता हूँ। एक कंपनी को पता चली कि कोई नगर में एक घर में गुप्त रूप से डुप्लीकेसी हो रही है। उसके घर के मालिक का नाम पता नहीं, उसके बनाने वाले का नाम पता नहीं। यदि हम जाके पूछेंगे वो डिस्क्लोज हो जाएगा, वो भाग जाएगा या वो घुसने नहीं देगा। उस सिचुएशन में जॉन डो ऑर्डर का कंसेप्ट आया है, एक यूएसए का कंसेप्ट है। उसमें हम अशोक कुमार लिखते हैं। अशोक कुमार इज अ फिक्टिशियस नेम, जस्ट ए अननोन नेम, जिसमें आप लोग भी एफआईआर करते हो अननोन नेम। उसी का पैरामीटर यह है सिविल में अशोक कुमार या जॉन डो। आप लोग हमें यदि कोई अनट्रेसेबल कोई क्राइम होता है अननोन के पर्सन से एफआईआर करते हैं तो ये कोई नई चीज नहीं है, बट ये सिविल में थोड़ा सा नई चीज आ गई है कि अशोक कुमार के नाम से भी केस फाइल हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में प्रेमाइसिस का पता होना चाहिए। यानी कि जहां डुप्लीकेसी हो रही है वो एड्रेस आपको कंफर्म होना चाहिए। ये नहीं कि उस गली में हो रहा है या उस मोहल्ला में हो रहा है, तब आपका सिविल में कोई हेल्प नहीं होगा। वहां पे आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होता है। यदि मैं बोल दूं कि आज विजयनगर थाने के एरिया में हो रहा है, तो क्या ये फिजिकली पॉसिबल है कि हम वहां पे जाके रेड कर सके? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो हमें एड्रेस पता होना चाहिए, स्पॉट पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए, और उसके बाद हम जॉन डो बनाते हैं। वो अननोन और अनआइडेंटिफाइड होता है। एक उस समय जब ऑर्डर लेते हैं, अब उसके बाद क्या होता है, कमिश्नर जब जाते हैं वहां पे और वहां से वो एड्रेस लेते हैं, फिर कोर्ट से समझ आता है। तो वहां पे कमिश्नर साहब का दो रोल होता है, फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर एंड सीज द गुड्स, एंड सेकंड डिस्क्लोज द नेम एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट, जो मालिक है, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है। ये सारा जॉब जो है लोकल कमिश्नर जो आते हैं उनकी हो जाती है। बड़ा टास्क, आपकी टास्क को और इजी कर देते हैं, क्या आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये सबसे पहले 2003 में ये जब आया था ताज टेलीविजन वर्सेस राजन मंडल, उसमें क्या था कि एक वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच हो रही थी। उस समय ना पायरेटेड लिंक होते थे कि क्योंकि उसको लाइसेंस मिला हुआ था काफी हाई रेट से, तो स्पॉन्सरशिप एक ही चैनल को सब्सक्राइब हुआ था। जैसे क्रिकेट में ESPN को मिलता था या क्रिकेट में स्टार स्पोर्ट्स मिलता था। तो वो जो पायरेटेड होते थे वो अनऑथराइज्ड तरीके से टेलीकास्ट करते थे, जो लोगों को फ्री में देखने को मिल जाता था। उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्स्ट टाइम जॉन डो कंसेप्ट में जो उनके पास कोर्ट के पास था और जो नहीं था सबके ऊपर स्टे लगा दिया था कि जिस कंपनी को जब भी पता चले उनको आप स्टे स्टॉप करा दो, पुलिस के थ्रू या कोर्ट के थ्रू। तो ये जॉन डो ऑर्डर है, यानी कि अननोन पर्सन एड्रेस आइडेंटिफाइड। एक रेवेन के केस में भी हाई कोर्ट ने 2009 में पास किया था कि वो सदर बाजार का बल्ली मारन एरिया था, उसमें लगातार मार्केट में रेड करने का ऑर्डर कर दिया था कि जो नाम है रेवेन के जितने भी दुकानों में 8-10 दुकानें थे, कंटिन्यूअस उन पे रेड करने का ऑर्डर कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ जॉन डो। एंटन पिलर ऑर्डर, जैसे आपको सर्च से सीजर करने का अथॉरिटी होती है विदाउट एनी नोटिस ऑफ द पुलिस ऑफिस एक्यूज, उसी तरह कोर्ट ने लोकल कमिश्नर को ये पावर दिया हुआ है कि आप बिना नोटिस के, क्योंकि कई बार हमें एक आया है प्रॉब्लम इशू कि पुलिस वाले पूछते हैं कि सर बिना नोटिस आप कैसे जाओगे उनके यहाँ, पहले नोटिस दोगे। एक्चुअली सिविल में तो नोटिस का फंडा है, पहले नोटिस दे जाने का। तो एंटन पिलर ऑर्डर का कंसेप्ट यही है कि बिना अपोजिट पार्टी को सुने, कोर्ट लोकल कमिश्नर अपॉइंट करती है कि आप वहां जाइए और सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, दैट मींस कि आप वहां पे जाइए कि एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है वो लेके आइए। क्योंकि जब वो नोटिस देगा और जब वो बना रहा होगा उतना भोला नहीं होगा कि वो रखेगा तब तक, कोई नहीं रखता है। नोटिस मिलते ही सारा सामान गया, मैं तो करता ही नहीं था जी, जो प्रूफ कर दूं। तो कोर्ट का जो पर्पस होता है यही है कि एग्जैक्ट पोजीशन कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। इन ऑटो टेस्ट के जजमेंट में डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है, इट इज ड्यूटी ऑफ द लोकल कमिश्नर टू विजिट सरप्राइजली एंड ऑब्टेन एग्जैक्ट पोजीशन एंड फाइल अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज।
ये जजमेंट पहला जजमेंट था आईसीआरएस इनॉफ लिमिटेड वर्सेस वल्कन इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एंटन पिलर का ऑर्डर फर्स्ट टाइम यहीं से डेवलप हुआ और उसके बाद काफी ऑर्डर चलते लगा और अभी कंटिन्यूअस चलते आ रहा है। अब है कि जो अब हम जो जिस टॉपिक के लिए हैं यहाँ से स्लाइड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये तो हम प्रोसीजर बात बताएं जिसमें आपकी कोई रोल नहीं होती है। मेन होता है प्लेंटिफ के एडवोकेट्स और प्लेंटिफ का कोर्ट का। यहाँ से जो अपॉइंटमेंट ऑफ लोकल कमिश्नर है वो सिविल प्रोसीजर कोड और ट्रेडमार्क एक्ट दोनों के सेक्शंस को देखते हुए अपॉइंट करती है। तो प्रोविजन है ऑर्डर 26 रूल 9, ऑर्डर 39 रूल 7 एंड 135। मैं यहाँ एक बार अनिल जी आपको इंटरप्ट करूंगी। अभी रिसेंटली विजयनगर और आदर्श नगर में हमने ऐसी ही कार्रवाइयां की हैं। तो ऑन एंड ऑफ अपने पास आईपीआर से बाहर के जो कोर्ट्स हैं उनसे इस तरह के ऑर्डर्स जो है वो निकल के आ रहे हैं और उसके बाद अपने से मदद मांगी जा रही है पुलिस ऑफिशियल से कि हम आगे की कार्रवाई करें। तो यहाँ से जो है अब तक तो ये जितना था वो सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा था। आईपीआर का अगर हमने रजिस्टर कर रहे और सिविल से रजिस्टर होके आता है तो कौन कौन से ऑर्डर्स हो सकते हैं इन्होंने ये बताया। ऑर्डर भला है जॉन डोए ऑर्डर है या एंटन पिलर ऑर्डर है, दोनों के अंदर पुलिस की कार्रवाई जो है वो यहाँ से शुरू होगी। और इसके लिए हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस भी थाने के अंदर आता है अगर इनके पास उस जगह का एड्रेस है तो अब पुलिस का रोल क्या रहेगा हमारे एंड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से क्रिमिनल वाली जो चीज है उसके ऊपर एंटर कर जाता है। ये वो नहीं है कि हमने केस रजिस्टर किया है, ये उस केस की एक्टिविटी है कि जब सिविल के अंदर से कोई केस जो है आईपीआर के अंदर रजिस्टर होके आता है और हम लोग आगे कैसे मूव करेंगे। ठीक है, आनंद जी ओवर टू यू। यहाँ हम अभी सारी बातें सिविल की कर रहे हैं क्योंकि क्रिमिनल का हमने अलग स्लाइड बनाया हुआ है। तो मैंने आल्सो वेल एक्सप्लेन दिस थिंग। यहाँ पे हमें एक चीज जरूर समझना चाहिए, जो कोर्ट कमिश्नर या लोकल कमिश्नर इज एन एक्सटेंडेड ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट होती है, एज पर जो एक्ट है वो कोर्ट होती है, वो कोर्ट ही है। तो हमें ना कोर्ट को हर एंगल से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए जैसे भी हो। अब यहाँ से हम कुछ आपके स्लाइड भी बनवाए कि क्या क्या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि एलसी अपॉइंटेड बाय जुडिशियल ऑर्डर, कोई और दूसरे आदमी हम आप अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये किसी जुडिशियल ऑर्डर में, किसी कोर्ट ऑर्डर में मिलेगा कि ही इज अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट टू विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ द डिफेंडेंट टू सर्च एंड सीज एंड मेक एन इन्वेंटरी। तो इट इज क्लियर दैट इट विल बी इन कोर्ट ऑर्डर ओनली। मैं या कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती है कि मैं ऑथराइज कर रहा हूं। तो आपको कोर्ट ऑर्डर का सैंपल भी मैं दिखाऊंगा, उससे पता चल जाएगा कि कोर्ट ऑर्डर कैसा होता है। नेक्स्ट है एलसी आल्सो हैज द पावर टू एंटर एंड सर्च एनी प्रीमाइसेस वेयर इम्प्यून एक्टिविटीज आर कैरिड बाय द डिफेंडेंट। यहाँ पे एक ऑर्डर में एक हम प्रेयर लेते हैं कि जैसे एक दुकान का हमें एड्रेस पता चला, दुकान में 10 पीस माल मिला, जनरली यही होता है। उसे गोडाउन 3-4 घरों के पीछे भी हो सकते हैं, हमें ट्रेसेबल नहीं है क्योंकि जो हमें इन्वेस्टिगेशन होती है वो बड़ा सीक्रेट होती है। वो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेगा तो बात को पता चल जाती है। तो हमें उस डेप्थ तक जाने से पहले हम यदि ऑर्डर ले लेते हैं तो हम कोर्ट से ऑर्डर लगाते हैं कि उसके डिस्क्लोजर, जैसे आप स्टेटमेंट लेते हो ना कि एक ने एक्यूज ने कुछ बोला तो उसके बेस पे दूसरे एक्यूज को पकड़ते हो, उसी तरह हम लोग इसमें भी ऑर्डर लेते हैं जब पैरामीटर है सब बस समझने की है कि दीवानी और फौजदारी। अदरवाइज आपको लग जाएगा कि ये लगभग उसी पैरामीटर में चल रहे हैं, क्रिमिनल एक्शन सिविल एक्शन। यहाँ पे आपकी ड्यूटी को हल्का में करके सिविल में कमिश्नर को पावर दे दिया है। एलसी आपको पावर किसी भी एड्रेस पे जा सकता है जहां पे उसको लगे कि डिपेंडेंट एक्टिविटीज कर रहा है। एलसी टू विजिट एनी अदर प्रीमाइसेस वेयर ही मे हैव रीजन टू बिलीव दैट, जैसे मान चले डिफेंडेंट नहीं बता रहा है और कोई पार्टी नहीं बता रहा है कि मेरा कहां पे है, लेकिन कमिश्नर को शक हो गया कि ऊपर एक छत बना हुआ है वहां पे है या उसके पीछे गोडाउन वहां पे है, तो उसके पास राइट है जाने का, उसको आप या हम या पार्टी नहीं रोक सकती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस, सारे प्रीमाइसेस को इंस्पेक्शन कर सकता है। यदि वो दुकान में काउंटर में 10 पीस दिख रहा है तो वो किसी बोरे को भी खोल सकता है, किसी कार्टन भी खोल सकता है, एनीथिंग एल्स, मतलब आप उसकी इंस्पेक्शन करने का पूरी पावर है। ब्रेक ओपन द लॉक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेक ओपन जो लॉक जनरली पुलिस डिनाई कर देते हैं। मैंने शाहजहांपुर गया था, वहां पे
थोड़ी सी इन्फ्लुएंशियल पर्सन की वजह से पुलिस ने एसएचओ ने मना कर दिया और उसके बाद हमें एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। उस एग्जीक्यूशन नहीं होने, फ्रस्ट्रेट होने की वजह से हमने एसपी और एसएचओ पे कंटेम्प्ट लगा दिया था। वो आज भी कोर्ट आ रहे हैं जवाब देने के लिए कि क्यों ब्रेक ओपन कोर्ट ऑर्डर को नहीं माना। तो उनके पास पावर होता है, वो सारे पावर लेके आते हैं, वो लिखा हुआ रहता है। तो बस ये होता है कि आपके जगह वो कर रहे हैं तो उनको हमें सहयोग करना है। If required for taking possession of the infringing goods, search of infringing material, make an inventory को proper inventory बनाएंगे जैसे आप लोग बनाते हो। Seize the infringing goods, its packaging and promotional materials। सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं, यानी कोई लेबल है, कोई टैग है, कोई पन्नी है, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं, उसको भी सीज कर सकता है। और उस सिचुएशन में जैसे मैंने बताया कि सुपरनामा के थ्रू दिया जाता है, या तो डिफेंडेंट को यानी अपोजिंग पार्टी को दिया जाएगा, या जो पिटिशनर होते हैं यानी कि ऑनर ब्रांड ऑनर है उनको दिया जाएगा विद द डायरेक्शन कि जब भी कोर्ट में आना हो वो प्रोड्यूस करेगा और वो एज इट इज रखेंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब यहां से आपकी जो है शुरू होती है कि ये तो कमिश्नर को पावर मिल गया, वो ऑर्डर लेके आपके थाने में आ गए। थाने में आने के बाद एसएचओ साहब से मिले, एसएचओ साहब बैठे हुए हैं और जो मैंने यहाँ पे राजस्थान में कम से कम 50 से 60 करा चुके हैं। दिक्कत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन छोटी छोटी जो ये ना कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग, लॉ को समझना या ऑर्डर समझना, उसके लिए थोड़ा सा और मैं इजी करने का प्रयास कर रहा हूँ। LC is an extension of the court and authority created by judicial order and the functions and power of the commissioner is limited for the particular case। जो कोर्ट कमिश्नर आते हैं वो स्पेशली उसी केस के लिए आते हैं, वो परमानेंट कोर्ट कमिश्नर नहीं बन जाते हैं, लेकिन उस केस के लिए, उस दिन के लिए वो कोर्ट है, जज है। उस केस के लिए कोर्ट कमिश्नर जो होता है वो उस केस के लिए बिल्कुल कोर्ट है। वो जहां जा रहा है, जो रिपोर्ट आ रहा है, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का थंब रूल है। जो लिख देगा जहां पे वो आपका रूल बन जाता है। नेक्स्ट है नो The judicial order also direct the police personnel in whose jurisdiction the premises of defendant is located to assist the LC। आपको एक पैराग्राफ में स्पेशल ऑर्डर होगा कि एसएचओ कंसर्न इज डायरेक्टेड टू रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द लोकल कमिश्नर फॉर एग्जीक्यूटिंग द कमिश्नर। वो लाइन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो आप एक बार देख के वो क्यों लाइन लिखवाते हैं, क्योंकि देखिए हम सारा काम एक्स पार्टी कर रहे हैं, दूसरी पार्टी को पता नहीं है क्या चीज हो रहा है। उन चीजों को हम कट शॉर्ट करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मेंटेन करने के लिए, और जो रिपोर्ट है वो सही रिपोर्ट जाए। पता चला मुझे घर में घुसने नहीं दिया गया, रिपोर्ट खाली चला जाएगा, तो पर्पस डिफीट हो गया, कमिश्नर का भी और कोर्ट का भी इतना टाइम वेस्ट हुआ। उस चीज को रोकने के लिए कोर्ट कमिश्नर के साथ पुलिस ऑफिसर्स का जाना जरूरी है, सो दैट लॉ एंड ऑर्डर और स्मूथ हो और इजी हो। The police need not educate upon the infringing goods while assessing the LC। यहाँ पे आपको डुप्लीकेसी या मिलता है या नहीं, ये आपको एजुकेट करने का क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक घड़ी डिटर्जेंट टिकिया है और एक एसके डिटर्जेंट टिकिया है। एसके से हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ट्रेड ड्रेस का केस है, कॉपीराइट का केस है, ट्रेडमार्क का केस नहीं है। कोर्ट ने माना है कि इससे कंफ्यूजन होता है मार्केट में, क्योंकि ये कलर कॉम्बिनेशन भी सेम है, गोल्ड लगाया हुआ है, जो भी है। अब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि इसको आप ऐसे रिपोर्ट फाइल कीजिए। अब आपके पास आया कोर्ट बोला कि इसकी हमें सीज करनी है, तो आप उस ऑर्डर में, मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, सिविल केसेस में आप वहां एजुकेट बन के नहीं मिलता तो है नहीं, कैसे हम रेड कराएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके अनुसार होते मिलता तो ना हो, लेकिन जब कोर्ट ने पास कर दिया है तो आपको इसको मानना है कि जो राइटली और रॉन्गली व्हाटएवर कोर्ट हैज पास इट इज करेक्ट। फिर है पुलिस नीड नॉट इंक्वायर अबाउट द एड्रेस ऑफ द डिफेंडेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इन जुडिशियल ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। एक समस्या, जैसे मैं अक्रॉस द कंट्री जाता हूँ तो कई बार क्या होता है कि मैंने पुलिस के पास गया, एड्रेस बता दिया, कुछ हुआ, ये हुआ, और जाने पर गुड्स नहीं मिला, हम बैरंग आ जाते हैं। वहां पे कंपनी या प्लेंटिव का शिकायत होता है कि पुलिस ऑफिस से बात लीक हो गई और उसकी वजह से कुछ नहीं मिला। तो वहां पे क्या है कि हम लोग का ड्यूटी बनता है
कि हमें उनसे मतलब ही नहीं है, हमें कोर्ट ऑर्डर जहां कोर्ट ऑर्डर में ले जा रहा है कमिश्नर उनके साथ असिस्ट करना है। क्यों अननेसेसरी का ये बात आ जाए कि पुलिस के बिहाफ में बात लिखो, क्योंकि वो इतनी मेहनत करने आए हुए हैं। तो एक समस्या रहती है, 1-2% कई बार हुआ इस तरह का, इसलिए मैंने ये चीज मेंशन किया है। द पुलिस मस्ट रेंडर इमीडिएट असिस्टेंस टू द एलसी इन कंप्लायंस ऑफ द जुडिशियल ऑर्डर। अब इमीडिएट का मतलब ये हुआ कि जैसे हम इन्फॉर्म करके इसलिए नहीं आती कि कोर्ट का डायरेक्शन होता है कि आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चाहिए, ठीक है। अब कोई दिल्ली कोर्ट से ऑर्डर लाया, बॉम्बे हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर लाया और आपके थाने में पहुंच गया 10:30 का उनका वर्क शुरू हो जाता है कमिश्नर का, वो 10 to 10:30 से लेके रात के जितने बजे तक वो काम स्टार्ट करता है। उस समय हम यदि उनको बोले 2 घंटा वेट कीजिए, 4 घंटा वेट कीजिए, ये कॉन्फिडेंशियलिटी को डाइल्यूट करती है, थोड़ी सी सस्पिशियस करती है। इसीलिए हमारी जो बेस्ट इमीडिएट होता है, यानी कि उनको जो आप रोजनामता चढ़ाते हो, जो आप डायरी चढ़ाते हो, डायरी चढ़ाने के बाद जिन लोगों को देते हो उनकी ऑर्डर की कॉपी लिए, उनके आई कार्ड लिए, जो आपके बेस्ट नोट होता है, जो आपको लगता है उनको आप करके इमीडिएट उनको रवानगी कर देना चाहिए। तो रवानगी से आपकी ऑथेंटिसिटी और एलसी का जो जॉब है वो दोनों साथ साथ इमीडिएट होता है। Unnecessary delay may adversely affect in executing the order. This action is civil in nature and may not require the assistance of the police officer. Only civil nature है, आपको ना कहीं एफआईआर करनी है, ना किसी से आपको कॉपीराइट के बारे में पूछनी है कि कॉपीराइट कहाँ है, ना आपको कोई अथॉरिटी पूछनी है कि कलेक्टिव का रजिस्ट्रेशन कहाँ है। ये सिविल का नेचर है और आपको इनडायरेक्टली एलसी को असिस्ट करना है। Police has to assist the LC so that he can perform his authority granting by the judicial order smoothly. The police to act as an deterrent to infringers in case they indulge or take up any unlawful act to prevent the LC from exercising his powers. जो असिस्टेंट है इसलिए जरूरी है बस उनके कहीं रेसिस्ट ना करे, एलसी के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो, एलसी के साथ कोई मिसबिहेव ना हो और एलसी को प्रोटेक्ट भी करना होता है, क्योंकि जस्ट लाइक अ प्रोटोकॉल इज अ कोड, इज अ एक्सटेंशन ऑफ द कोड अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। सर यस, जैसे दूसरे स्टेट के कोर्ट से आता है ऑर्डर तो वो सीधा ही उसके एसएचओ के पास आ जाएगा। जैसे मान लो गुजरात से आता है, गुजरात कोर्ट से, तो यहाँ के राजस्थान के सीजीएम साहब, जैसे अजमेर के सीजीएम साहब, उनके थ्रू आएगा ऑर्डर या सीधा एसएचओ के? देखिए कमर्शियल कोर्ट है वो डायरेक्ट थाने को कंसर्न थाने को डायरेक्शन देता है। सीजीएम और क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस है, क्रॉस कंट्री वैलिड है। तो आपको सीजीएम या इवन एडिशनल एसपी मैडम या एसपी सर से भी इंस्ट्रक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग इसलिए हैं कि हम लोग 3-4 बार फेस किए कि पहले थाने गए, थाने वाले बोले पहले ऊपर से ले लीजिए, हमें लेने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिले होती है ना, डिले फ्रस्ट्रेट कर देती है और वो बर्डन हमारे ऊपर आ जाती है कि सर लीक कैसे हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि 4-5 घंटे ऑर्डर बाहर आने से बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से हम जल्दी चाहते हैं। जो कोर्ट का ऑर्डर है, कमर्शियल कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2018 के बाद कोई सिविल जज का ऑर्डर लाता है वो गलत है। इसमें अभी मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि एक कार्रवाई अपने यहाँ पर 2 जगह पे ये कार्रवाई हो चुकी है अजमेर के अंदर, और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी कार्रवाई हुई है। एक हुई है विजयनगर में, दूसरी हुई है आदर्श नगर में, और एक शायद कोतवाली के अंदर भी हुई है ना। सिटी में 2 जगह पे हुई है और एक रामगंज में भी हुई है। उसमें क्या था, एक ऑर्डर लिखा हुआ था, ऑर्डर के अंदर साफ लिखा हुआ था कि इन लोगों को लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। लोकल कमिश्नर का नाम दिया था और जिस एरिया के लिए उसको अपॉइंट किया हुआ है उस एरिया का नाम दिया हुआ था। जैसे आदर्श नगर में मान लीजिए हटोडिया किसी एरिया का था तो उस एड्रेस को दे रखा था और उस एड्रेस के ऊपर कौन जना लोकल कमिश्नर रहेगा उसका नाम उस ऑर्डर में ही दे रखा था। ये लोग ये ऑर्डर लेके थाने पे आए और थाने के ऊपर फिर यही था कि भाई हम इसके लिए सक्षम नहीं है। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो हमें इन लोगों को जो लोकल कमिश्नर्स है इनको फैसिलिटेट करना होता है। सीजर वगैरह सब ये करते हैं, उसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं होता। इन ऑर्डर्स के अंदर हमारा रोल सिर्फ इतना है कि ये हमसे मांगते हैं, हम इनके ऑर्डर की कॉपी ले रहे होते हैं, रोजनामचे में एंट्री करते हैं, एक जने को साथ भेजते हैं, ये जो सीजर करते हैं उसकी एक कॉपी अपने पास रखकर रोजनामचे में रपट कर देते हैं कि ये वाली चीज हो गई, ऐसे इमदा एक तरीके से।
तो ये वाली चीज ऑन एंड ऑफ आपके एरियाज में विजयनगर या 3 या 4 थानों में हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है और अब ये नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब सक्सेसफुल स्टोरी हो जाती है तो वो रिपीट अपने आप में वापस होती है, ठीक है। तो इस वाले पर्टिकुलर के अंदर हमें सिर्फ पैरानॉइड ये नहीं रहना है कि हमने दर्ज किया है और हम सीजर करेंगे, इसमें हमें सीजर वगैरह कुछ नहीं करना होता। सीजर की पावर भी इनके लोकल कमिश्नर को होती है, तो आपको ये चेक करना है कि जो लोकल कमिश्नर का नाम दिया है एग्जैक्टली वही लोकल कमिश्नर है कि नहीं है, तो उसकी आइडेंटिटी को आपको क्रॉस चेक करना है एज एन पुलिस ऑफिसर, और आप जो इमदाद भेज दो ताकि लीगली कल को अगर वही कहता है कि आप कैसे अंदर आए और क्या रहा, तो हम उन ग्राउंड्स को क्लियर करके चले, क्योंकि आप जिसके भी रेट मार रहे हो उसके वहां पर ग्राउंड्स क्लियर होने हैं। हमें सीजर नहीं करना, ना सीजर की कॉपी हमें हमारे मालखाने में रखनी है, सीजर इनका है, उसकी सिर्फ एक कॉपी लेके रखनी है कि ये क्या सीज करके लेके गए, ताकि कल को अगर वो ये कहते हैं कि भाई ये सामान चोरी हो गया, ये हो गया, तो हमारे पास उसकी भी लीगल ग्राउंड्स जो है वो मौजूद रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर, या किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है तो मेरे से इस बारे में बात कर लें। जी मैडम, मैंने अभी तो यही की थी मैडम, यही क्वेरी थी मेरी कि दूसरे स्टेट से भी आता है ऑर्डर कमर्शियल कोर्ट का, तो बिल्कुल अपन को ऑर्डर को चेक करना है। ऑर्डर सर्टिफाइड ओरिजिनल ऑर्डर्स इन लोगों के पास होने जरूरी हैं। एक ऑर्डर की कॉपी सर्टिफाइड कोर्ट से, रिस्पेक्टिव कोर्ट से हो। जो भी लोकल कमिश्नर आपके पास आ रहा है उसकी आइडेंटिटी चेक दो, आपके लीगल ग्राउंड्स बिल्कुल क्लियर हो कि आप किसको भेज रहे हो, ऑर्डर का रेफरेंस हो उसके अंदर, सीजर की एक कॉपी हो, ताकि कल को ये ना हो कि घर में घुस गए, ये चोरी करके चले गए, तो एक सीजर की कॉपी है, तो हमारे पास क्लियर ग्राउंड्स है कि हमारी कार्रवाई ये रही है। ना सीजर हमारा, ना हमारे मालखाने में एंट्री, बाकी कोई चीज हमारी नहीं है। किसी भी लेवल का आदमी साथ जा सकता हूँ या कोई फिक्स? एज सच इमदाद के जैसे, ठीक है, अवेलेबल जो इजीली अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि क्योंकि हम लोगों को मालूम होता है कि इस पर्सन की आम शौहरत क्या है, अगर आपको लगता है ऐसा कोई मैस वाली चीज है तो फिर आप अपने हिसाब से देख लें, उसके लिए आप बेटर जज है, इसीलिए आपके पास भेजा जा रहा है, राइट। यहाँ तक क्लियर है कि ये रोल किस तरीके के हैं, क्योंकि ऑफलेटली इसका नंबर विद इन 1 और 2 मंथ्स बहुत ज्यादा बड़ा है अपने यहाँ पर, तो टाइम एंड देन हर जगह को क्लैरिटी देने से अच्छा है, क्योंकि आप ही लोग इमदाद देंगे और ये लोग आप ही लोगों से रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। जितने भी जने हैं पीछे, मैंने बहुत सरल समझाया, फिर भी नहीं समझ में आया तो पहले पूछ ले, ठीक। मैं इसे कंटिन्यूस करता हूँ। यदि कभी कोई रेजिडेंशियल मैसेज जाना होता है तो कोशिश करिए कि किसी लेडी कांस्टेबल को भेजने के लिए, ये थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस के लिए भी होता है। तो जैसे क्लाइंट आपको बता देंगे या कमिश्नर बता देंगे कि क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई मार्केट में या फैक्ट्री में होता है, रेजिडेंशियल हाउसेस में भी छोटी केसी होती है। अभी जयपुर में हमने कराया था, घड़ी का ही था, रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में थी, तो हमने वहाँ रिक्वेस्ट करके लेडी कांस्टेबल ले लिया था। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्मूथ चलाने के लिए हमें हर एंगल से सोचना पड़ता है क्या हो सकता है, और आप भी जज हैं और हम भी कमिश्नर जब बनते हैं तो हम भी जज हो जाते हैं कि हाँ किस सिचुएशन में हम हो सकते हैं। तो प्योरली सिविल नेचर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन नट से 3 चीज है कि आप, मैंने बिल्कुल करेक्ट कहा कि ऑर्डर को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद उनकी आइडेंटिटी प्रूफ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कोर्ट कमिश्नर होते हैं वो 99% एडवोकेट होते हैं, तो एडवोकेट का आई कार्ड आप बिल्कुल फोटोकॉपी उनसे मांग लीजिए या स्कैन करके ले लीजिए, लेकिन जरूर लीजिए। वो आपका आई कार्ड जो होता है, एडवोकेट जो कमिश्नर आएंगे वो आपका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होता है। आधार कार्ड और चीजें बन जाएगी, लेकिन आई कार्ड आप कभी चेक कर सकते हो बार काउंसिल के वेबसाइट से, ठीक है। और तीसरी चीज, आप जब जा रहे हैं तो जैसे कोई एंट्री करके जो लोग जा रहे हैं उनके सारे नाम लिख लीजिए। जैसे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनके काउंसिल आते हैं, जैसे बीइंग काउंसिल हम भी जाते हैं, हमारे एसोसिएट भी जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका काम और इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। आप उसमें एंट्री करवा के डाल दें, फिर जो आप लोग अपने टर्म्स यूज करते हुए रिटर्निंग का वो करके अपना करते, सीजर आपने सीजर रख लिया, करके भी पता चल जाए कि हाँ ये गुड्स सीज हुए हैं, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। और ना अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर होते ही एलसी का ड्यूटी खत्म, फिर वो बिटवीन कोर्ट एंड अपोजिट पार्टी के बीच रह जाती है। तो सिविल नेचर में जो इमीडिएट एक्शन है स्टे का और एलसी अपॉइंटमेंट का, ये हम वहां पे 2 दिन में ऑर्डर लेते हैं और तीसरे चौथे दिन हम यहाँ पे आते हैं और उसके बाद हम एग्जीक्यूशन कराते हैं।
यदि हमने यहाँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक हम वेट किए तो थोड़ा सा पर्पस हमारा डिफीट होने लगता है। तो मेरी ओर से जो रिक्वेस्ट है वो है कि आप जितनी जल्दी ऑर्डर को समझ के जितनी जल्दी एक पर रिक्वायरमेंट, यदि एक प्रोमाइसिस है 2 ऑफिसर इज एनफ, एक 2 प्रोमाइसिस 3 है तो उसके 3-4 जरूरत पड़ती है, या अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग 2 ही प्रोमाइसिस 2 ऑफिसर इज एनफ। तो इस हिसाब से देखा जाता है कि हमें स्मूथली एग्जीक्यूशन कराने में कैसे उनको हेल्प करें। पीजीएम के थ्रू 156 ऑर्डर लेके आ रहे हैं तब ये मैंडेटरी नहीं है, वहां पे क्वाइस हो जाता है प्रोविजन, क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी एडजुडिकेट किया दिया ना, रजिस्ट्रार सुपीरियर अथॉरिटी है मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पशन हो और आपको कराना भी नहीं और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ऑलरेडी देखा कि हाँ जी मिलता जुलता वायलेशन हो रहा है, आपको इन्वेस्टिगेट करके एफआईआर करें। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। यदि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आता है तो आपको ज्यादा आपको क्वेश्चन ही नहीं करना है कि मिलता जुलता है नहीं है, उनके साथ जाइए, रेड कराइए, एफआईआर कराइए, मार्कशीट कराइए। अब आपके लिए एक आया हुआ है कि एक पोर्टल शुरू होगा टेमना आईपी इंडिया के वेबसाइट में, ई टेमियर सिस्टम में, जिसमें एक पोर्टल रहेगा। यू जस्ट एसएचओ के अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से सेम चीज आप उनको भेज दीजिए ईमेल से, जो आप ओपिनियन मंगाना चाहते हो, विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगी। एक प्रपोजल दिया हुआ है और बहुत जल्दी ये लागू होने वाली है। इससे क्या होगा, स्मूथ होगा। आपको कल रेट कराने आज भेजिए, कल आपको प्रोग्राम रेट करा दीजिए, परसों करा दीजिए। पहले क्या था, महीना दिन 15 दिन लग जाता था। फिर हमने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करके उसको 15 दिन का मैंडेटरी करके 15 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट दीजिए जो पुलिस ऑफिसर है, या इधर यस या इधर नो। तो ये 24 आवर्स के अंदर करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी जो डुप्लीकेसी हो रही है वो परमानेंट नहीं होता है, वो चेंज करता रहेगा एड्रेस प्रीमाइसेस, और आपके पास इतना कम टाइम होता है कि उस समय नहीं कर पाए, वो नेक्स्ट वाले सिस्टम हो जाएगा। अब कॉपीराइट एक्ट में यदि मजिस्ट्रेट ने कोई दे दिया तो आपको फिर वही कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना क्या नहीं, वो आप 156(3) के अनुसार कॉपीराइट में भी सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे जो जनरल आप करते हो। तो आप वहां भी जा सकते हो कि नहीं वहां पे हम लोग उनसे खरीदा है, या उनके वहां पे मैंने परचेज किया है, वहां पे गोडाउन है। फिर आप स्टेटमेंट वीडियोग्राफी वगैरह जो करते हो सारे आप फॉलो करोगे। इनकेस वीडियो एंड ऑडियो जो भी बुक पायरेसी है उसके लिए भी आप इंटाइटल और इंस्पेक्ट कर सकते। इसमें हमने दिया है कैसे एफआईआर हम जब कंप्लेंट आती है और रेट होती है तो हम किस वे पीडीएफ है वो पीपीटी आप सबमिट कर दीजिएगा। नेशनल सिविल कोड ऑर्डर जो हम कमर्शियल कोर्ट की बात करने आए हैं और जो किए हैं, इस तरह का ऑर्डर होता है डिस्ट्रिक्ट जज कमर्शियल कोर्ट। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा या हाई कोर्ट का होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑथराइज हो गया है दिल्ली में कमर्शियल कोर्ट का। लगभग 30 कमर्शियल जजेज हैं और ओनली दिस पर्पस आईपीआर के लिए। केस नंबर रहेगा, पार्टी का नाम रहेगा। अब इसमें हमारे जितने भी एविडेंस है सारे इसमें मेंशन होते हैं। ये सारे एविडेंस इसमें मेंशन है, जो हमने आर्गुमेंट्स किया है, जो हमने डॉक्यूमेंट लगाया है। आपकी जो रोल है वो हाँ यहाँ से देखिए ये जो लाइन है 4 लाइन, ये 4 लाइन ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और यही 4 लाइन को समझने के लिए वी आर हियर टू सीक पुलिस असिस्टेंट फ्रॉम दी लोकल पुलिस स्टेशन इफ रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दी कमीशन। जितने भी मैंने रोल्स बताए हैं यही 2 लाइन के लिए कि आपको ना इंक्वायरी करनी है, ना एड्रेस पूछना है, ना ऐसो ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में पूछना है कि डुप्लीकेट कैसे है। आप बस इस प्रॉपर ऑर्डर को देखिए कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, और जो पर्सन आया हुआ है AYJ उसके आइडेंटिटी प्रूफ, ये 2 चीज की फोटोकॉपी आप जरूर दीजिए, क्योंकि इन द गार्ड ऑफ इस तरह का तो कोई भी आ सकता है। तो आप ये 2 चीज से क्रॉस कर लीजिए और क्रॉस करने के बाद आप पूरी प्रॉपर जैसे मैंने अर्लियर डिस्कस किया उसके अनुसार आप फॉलो अप कीजिए। लास्ट में लिखा नहीं इसे करें इसे कर हाँ इसमें ना लोकल इससे पहले लोकल कम्युनिटी हाँ और बात कीजिए और लोकल लोकल कीजिए क्यों पॉइंट करके लोकल नेक्स्ट यहाँ पे लोकल में पॉइंट हाँ इससे पहले
इसमें नाम रहता है और लोकल कमिश्नर का ड्यूटी लिखा रहता है। तो चूंकि लोकल कमिश्नर खुद आते हैं तो उनको मालूम है कि हमें क्या करना है, पढ़ के आते हैं, तो उस पर हमें इसमें एक बार देखिए 20th नंबर पे अपने यहाँ का ही है, डॉक्टर एमएस गरिमा एडवोकेट, मोबाइल नंबर दिया हुआ है उनका, इज अपॉइंटेड लोकल कमिश्नर फॉर विजिटिंग और टू कैरी द इम्पिटिशन ऑफ द जो भी है एरिया ले रखा है पीएस क्लॉक टावर अजमेर। नाम तो भी इस ऊपर दिए। ऑर्डर के अंदर ही आपको आपका लोकल मजिस्ट्रेट बता दिया गया है, कोर्ट ऑर्डर के अंदर नीचे टेस्टिफाइड है लिखा हुआ है और इसमें आपकी ड्यूटी भी क्लियर कर दी है। तो इस तरह के ऑर्डर्स जो है वो टाइम एंड देन हमारे पास आ रहे हैं। इसमें क्लॉक टावर का भी होगा, एक आदर्श नगर का भी और कोतवाली का भी है। अगर आप 18 नंबर से देखते हैं 18, 19 एंड 20 ये पूरे अजमेर से रिलेटेड है। ये एड्रेसेस होते हैं और 22 में कमिश्नर के पास पावर होते हैं डायरेक्शन। ओवरऑल इट्स presentation regarding civil as well as criminal, where police officers what type of duties and what type of obligations and what type of assistance can be rendered before court as well as local commissioner. So I suppose कि जो मैंने अपने लेवल पे briefly कोशिश की कि थोड़ा सा समझने के लिए। अब आप लोग के पास 1 by 1 जो भी क्वेरीज हैं वो मैं आंसर देने के लिए कहूँगा। आप 1 by 1 उसके लिए हाँ जी, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, आपका कोई सवाल? इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं स्टेक होल्डर्स भी हैं हमारे पास यहाँ पर। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में कौन सा है? लोगो डिजाइन है वो ट्रेडमार्क में होगी या कॉपीराइट में होगी? ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में क्या क्या चीजें रखेंगी? ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को समझने के लिए एक घड़ी का ट्रेडमार्क, लेकिन जो आर्टिस्टिक वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क ये जो कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन जो होता है ये मेरे को बताओ। रेपर का जो डिजाइन है ये कॉपीराइट में आता है। आपके यहाँ पर ये जो घड़ी लिखा हुआ है इस तरीके से और साथ में यहाँ पर आर लिखा हुआ है या टीएम लिखा हुआ है, ये आपका ट्रेडमार्क में रहा। कोई भी इस तरीके से घड़ी ना लिख के द कोई कर दे या कोई सी भी चीज करता है तो ये ट्रेडमार्क वायलेशन में जाएगा। अगर एग्जैक्टली इसी तरह का रेपर बनाता है, नाम घड़ी ना लिख के कोई और नाम लिख देता है या घड़ी रखता है और कलर्स में बहुत थोड़ा सा 19-20 चेंज करता है, राइट, सेम वेव्स बन रही है, जहां ये लिखा हुआ है वहीं का वहीं दूसरी चीज लिखी हुई है या ये की यही चीज लिखी हुई है, सिर्फ छोटी या बड़ी कर दी गई है। जैसे यहाँ पर व्हाइट में लिखी हुई है महाशक्ति, वो व्हाइट में ना लिख के लाइट येलो में लिख दिया गया है, या वो जो है वो थोड़ा सा उसका फॉन्ट छोटा कर दिया गया। ये सारी चीजें कॉपीराइट के अंदर जाए। अगर डिजाइन की किसी आइडिया को जिसको आपने पेपर पे उतारा है उसकी कॉपी होती है तो कॉपीराइट है, और जिस ब्रांड नेम से आप काम कर रहे हैं उसकी कॉपी होती है तो ट्रेडमार्क है। इतना डिफरेंस। सिविल में यदि जो कमिश्नर माल जब्त करेगा वो संबंधित थाने में ही जमा होगा या साथ में? नहीं, आपको सामान थाने में नहीं रखना है, वो या तो उसी पार्टी को दे सकती है या अपोजिट पार्टी को दे सकती है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन है। थाने में तो नहीं आएगा। नहीं, आपका रोल खत्म हो गया। सिर्फ लोकल कमिश्नर के ऊपर है कि वो क्या करता है, उसके ऊपर वो किसी को देता है, ये उसकी मर्जी, वो लेके जाता है, उसकी मर्जी। हमें तो सिर्फ कॉपी लेनी है कि उसने क्या क्या सामान लिया है, ताकि कल को कोई चोरी का मुकदमा नहीं आए कि भैया पुलिस वालों की मौजूदगी में ये सामान चोरी करके ले गए। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जो थोड़ा सा मैंने एक जगह ट्रायल के बेसिस पे गुजरात में किया था, हो भी गया था। यदि मैं कोई सिविल एक्शन लेता हूँ डुप्लीकेसी का और यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाता है और रिपोर्ट आ जाती है पॉजिटिव लोकल कमिश्नर का कि हाँ डुप्लीकेट मिला था, इतना इतना मिला था, ऑन दैट एलसी रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी के बेस पे यदि मैं यहाँ पे कंप्लेंट देता हूँ तब आप ऐसो सिर्फ एफआईआर के लिए ड्यूटी बाउंड हो, कोई सर्च की जरूरत नहीं है, आप एफआईआर इमीडिएटली लॉन्च करें। मतलब आपको जो परमिशन होगी होनी चाहिए वो आप 156 की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एलसी रिपोर्ट है ऑटोमेटिक में एक रिपोर्ट है, कोर्ट ऑर्डर एलसी रिपोर्ट। तो आप यदि कोई कंप्लेनेंट चाहता है, जैसे जनरली क्रिमिनल नहीं करना चाहता है क्योंकि अब क्रिमिनल में इतनी लंबी और इतना टेक्निकलिटी आ गया है कि इवन स्टेक होल्डर खुद बोलेंगे कि मैं तो सिविल, अभी आज इसके पूछिए, ये सबसे नंबर 1 क्रिमिनल कंप्लेंट करते थे हर महीने कम से कम 20 से 25। आज इनकी उल्टा हो गया है सिविल, मेरा क्रिमिनल में क्योंकि परेशानी तो है आपको भी, कंप्लेनेंट को भी, और एक चीज क्या होगा अल्टीमेटली डिस्चार्ज।
इसमें ये है कि जैसे अभी अपने आदर्श नगर में, क्लॉक टावर में, कोतवाली में हुआ है, ये लोग सामान लेके गए, उसकी टेस्टिंग के बाद अगर वो प्रूव हो जाती है ऑर्डर के ऊपर कि ये फर्जी था, तो ये आपके पास फिर एफआईआर के लिए आ सकते हैं विद दैट ऑर्डर, और वो सारा सीजन अपनी प्रॉपर्टी करके फिर हमें लीगल जो अपने प्रोसीजर है उसके ऊपर जाना है। ठीक है, वो भी तब जब वहां से कोर्ट ऑर्डर कर दे कि ये जो है वो 420 हुई है, इन्होंने कॉपीराइट में वायलेशन किया या ट्रेडमार्क का वायलेशन किया, देन वी प्रूव। जब टैक्स क्रिमिनल कम होते हुए देखिए आज डेट में कॉपीराइट का मुकदमा अजमेर में भी देखिएगा तो बहुत कम आ रहा होगा। पहले क्या था, बहुत था राजस्थान में 10 साल 15 साल पहले कॉपीराइट, राजस्थान के यूपी में बहुत है, हमने कराया है इधर अहमदाबाद वगैरह में सूरत में खूब कराया है। लेकिन अब हमने सिविल स्टेट रोक किया, एक तो हमें 1 से 1.5 साल में केस डिस्पोजल हो जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता है कंपनी को और इजीली हो जाता है। बस आप लोग से यही सहयोग उम्मीद है कि जो कोर्ट कमिश्नर आते हैं उनको इमीडिएट हम असिस्ट करते हैं, सो दैट कि सारा कंट्रोवर्सी खत्म और आपकी रिस्पांसिबिलिटी भी फुलफिल हो जाती है और स्टेक होल्डर का भी काम हो जाता है। फिर वो डुप्लीकेट है नहीं है बाकी में खत्म है, एविडेंस सब कंप्लीट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी कमर्शियल कोर्ट पे सारे एविडेंस पहले लिए जाते हैं। आप एक ऑर्डर अभी मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप में, तो देखना 10-15 पेज का ऑर्डर होता है, एफआईआर 3 पेज का होगा, उसमें लिखता है कि कब कंपनी बनी, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा अथॉरिटी है, कौन सा लाइसेंस है, कौन सा यूजर है, सारे देखा जाता है। किसी और का कोई इश्यू? सब क्वेश्चन पूछिए क्योंकि मैं अदरवाइज मैं समझूंगा कि मैं शायद अच्छा कर दिया, मैं चाहता हूँ यानी बड़ी चीज क्लियर हो गई। हाँ बस मेन बड़ी चीज, बाकी तो टेक्निकलिटी जब आने के बाद ही पता चलता है। There was a certificates distribution ceremony यहाँ पर रखी हुई थी, पर अभी आज यू नो कि एसपी सर जो है वो डीजीपी सर के साथ में क्राइम मीटिंग के साथ वीसी के साथ में है, तो सर के सिग्नेचर्स बाकी हैं। जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, आपके सबके नाम मेरे पास हैं, आप सबके सर्टिफिकेट्स आप मुझसे कलेक्ट कर लेंगे। शहीद दिवस है 21 तारीख को, 21 तारीख को हम लोग सब वापस से मिलेंगे क्योंकि हम सबको आना होगा। आप लोग अपने सर्टिफिकेट उस दिन मुझसे कलेक्ट कर लेंगे। आपके सर्टिफिकेट आप सबके बिहाफ पे अभी मैं कलेक्ट कर रही हूँ, सारे के सारे साइन करा के देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद में एक छोटा सा इनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम, उसके बाद लंच है आप लोगों के लिए, उसके बाद हम लोग हमारी साइड से फ्री हैं, ठीक है। आई थैंक यू सिंकू एंड आई थैंक अजय फॉर द सेम। जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए भी धन्यवाद। अपनी टीम को मुझे नहीं लगता कि मुझे धन्यवाद करने की जरूरत है क्योंकि आप ही के काम की चीज थी, फिर भी आप लोग आए, यू स्पेयर्ड योर वैल्यूएबल टाइम, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर पधारे और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप मौजूद रहे। इसके लिए आप सभी का आभार है। जिला पुलिस की तरफ से मैं आपके यहाँ पर सभागार में जितने भी जन उपस्थित है उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। Thank you so much, ma'am, and thank you so much for such informative session. They would wait, give them a break, ये लोग बाहर बात कर लेंगे। The lunch would be served within 10 minutes. It's on the way. We are just getting the lunch. आप लोग please lunch करके जाइए। They have arranged for you. So for your valuable time, IS lunch तो बनता है, वैसे भी हम lunch time के ऊपर आ चुके हैं। Okay, I'm taking the felicitation on behalf of Ajmer Police, right? Thank you. First of all, ma'am, thank you so much for your informative session and for the experience. And ma'am, I would like to give a vote of thanks to you because without your help or support, this seminar wasn't possible. So, everyone, please put your hands together for ma'am. Now, I would like to call Mr. Sahu sir to felicitate ma'am. Right? I take it on the surface now. Yes, ma'am. This is for SP sir. Now, I would like to call Miss Priyanka ma'am to felicitate Mr. Jaswinder Sharma sir. Please come Manoj Singh sir also. Thank you, Manoj. Every time I see 30 now, I
give me the huge responsibility to conduct this seminar. He give me the blessing and the support and everything. And I would like to thank my Jaswinder sir and the Manoj sir who come all the way from Kanpur and the Delhi for attending this seminar and for your support and the blessing, sir. We are very thankful. Thank you so much, sir. Now everyone can come for the lunch. Lunch is ready. So we can Where we are serving in the kitchen in the lawn. in the lunch. The lunch is being served at the lawn, so everybody may please join in. सर अगर किसी का रजिस्ट्रेशन रह गया तो आप अपनी मुझे बता दीजिए. सर्टिफिकेट विल बी मेड. Yes, sir. अगर आपका नाम नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं आएगा. सर्टिफिकेट जिसके नाम है ये ध्यान रखना. किसी का रह गया तो अभी आप नाम लिखवा दीजिए.